मिरर इमेज, कि वो उल्टा लिखता था, आप उसको कोई उल्टी चीज दे दो सीधा लिख देता था, तो उसकी टीचर ने उसको ऊपर उल्टा करके उसको काम देती थी, वो नीचे सीधा लिख देता था उसको। तो ये न्यूरोलॉजिकल इश्यू होते हैं, वो भी उसमें इंक्लूड आता है, राइट। रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं कई, जैसे एडीएचडी एक एसोसिएट कंडीशन है, अगर आप प्रेवलेंस देखोगे उसका तो ज्यादा मिलेगा आपको एडीएचडी के साथ, एसएलडी का एडीएचडी के साथ। और भी बहुत सारे हैं बिहेवियरल इश्यूज, इमोशनल, अभी जैसे किसी ने बताया भी 30% होता है, 30% बिहेवियरल एंड इमोशनल डिसऑर्डर्स जो हैं, 10 to 60% एडीएचडी जो है, कंडक्ट डिसऑर्डर होते हैं बच्चों के अंदर 6% एसएलडी में। डिप्रेसिव जो है ज्यादातर एडल्ट एज, एडोलसेंट एज में ज्यादातर है, 33% डिप्रेसिव डिसऑर्डर हैं। और एंजाइटी डिसऑर्डर जो है वो रहता है। अब मान लो पेरेंट फोर्स करता है, पेरेंट की एक्सेप्टेंस नहीं है, बच्चा अपने आप को परफॉर्म करके दिखाने की कोशिश करता है और उसको एक्चुअल में प्रॉब्लम होती है एसएलडी की, उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है, तो उसमें एंजाइटी डिसऑर्डर्स भी हैं। ऑटिज्म में भी ऐसा है, डिसलेक्सिया का है कई बार ऑटिज्म, क्योंकि ऑटिज्म वैसे तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, लेकिन जब जैसे एस्पर्जर सिंड्रोम है, एस्पर्जर सिंड्रोम में क्या होता है, आईक्यू हाई होता है, तो आईक्यू एवरेज होता है, लेकिन उन बच्चों में एस्पर्जर के साथ में डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम भी पाई जाती है। लैंग्वेज डिसऑर्डर है, 30 to 40% है लैंग्वेज डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। तो ये जस्ट आपको बताने के लिए कि भी यही प्रॉब्लम्स भी उनके साथ में होती हैं, तो हमारा बहुत बड़ा रोल एक बनता है एसएलडी बच्चे के साथ में, ठीक है। डिस्प्रेजिया इज बेसिकली जो उसके स्किल्स हैं, ग्रोस मोटर, फाइन मोटर स्किल्स हैं, कंसंट्रेशन है, क्लासरूम डिफिकल्टी है, कि टीचर इंस्ट्रक्शन दे रही है सुन नहीं पा रहा, उसको फॉलो नहीं कर पा रहा, कॉपी नहीं कर पा रहा बोर्ड से, तो ये इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो आती हैं उनमें, ठीक है। ये स्क्रीनिंग है जो सीबीएसई के अकॉर्डिंगली दी हुई थी, बट अभी तो प्रशस्त आने के बाद ये थोड़ा सा चेंज हो गई है, ठीक है। जनरली एक स्क्रीनिंग जो है वो मोटे तौर पे हम ले सकते हैं कि हम टीचर से सिर्फ ये पूछे बच्चे का, कोई भी बच्चा है उसको ये डिफिकल्टी है कि नहीं है, एलकेजी टू 12th क्लास, तो उसके बेसिस पे हम कर सकते हैं, उस बच्चे का नाम डाल सकते हैं, नाम डाल के हम उस बच्चे का एक रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं कि इसको ये तरह की प्रॉब्लम है, कि 1 नंबर प्रॉब्लम है, 4 नंबर प्रॉब्लम है, ऐसे करके स्क्रीनिंग का एक पर्टिकुलर वो है। बट फॉर्मल जो है एक साइको एजुकेशनल असेसमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, वो टूल्स हमें देखने चाहिए। कुछ स्क्रीनिंग चेकलिस्ट हैं जो एक एनआईएमएच की है, रीडिंग, राइटिंग और मैथमेटिक्स की, तो आप जो लोग बना रहे हैं ये उसी की है स्क्रीनिंग, आई विल शेयर विद यू। तो जो लोग आप प्रोजेक्ट बनाएंगे इस पे एसएलडी पे, तो आप उस स्क्रीनिंग के बेसिस पे भी बना सकते हैं, एक टूल हम सिखाएंगे, उस टूल के बेसिस पे भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये स्क्रीनिंग चेकलिस्ट है जो बच्चों की इंग्लिश के लिए अलग है। तो ये जो ये बिहेवियर जो दे रखे हैं बच्चों के, ये इस तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी को प्रॉब्लम होती है, ये डिफिकल्टी इन ऑडिटरी, मोटर डिफिकल्टी होती है उनको, पुअर कोऑर्डिनेशन, पुअर बैलेंस बनाना, ठीक है, स्पीच का इशू, पुअर पेंसिल ग्रिप है, ये इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है। तो आप सिंपल टिक करो, क्रॉस करो, जो कर रहा है वो टिक कर दो, जो नहीं कर रहा उसको क्रॉस कर दो, उन क्रॉस बिहेवियर की एक टेबल बना दो, ये दीज आर द डिफिकल्टी इन रीडिंग, दीज आर द डिफिकल्टी इन राइटिंग, दीज आर द डिफिकल्टी इन मैथमेटिक्स, और उनके बेसिस पे जब आप टीचर को आप बताएंगे तो रिकमेंडेशन लिख सकते हैं कि भी उनकी वर्कशीट्स आप बनाएं अलग अलग तरह से, ठीक है। जैसे गिवन ए वर्ड हैज डिफिकल्टी साउंडिंग इट आउट एज इन रेड आर ए टी, अलग अलग, तो आप रेड, सेट, मैट इस तरह की एक वर्कशीट आप दे देंगे तो उसको आइडेंटिफिकेशन करने में आसानी होगी। इस तरह से हम अलग अलग तरह से कर सकते हैं। अर्थमेटिक प्रॉब्लम के लिए ये अलग अलग है कि बच्चा मान लो 29 को 92, 32 को 23 इस तरह से अगर लिख रहा है तो वो कहीं ना कहीं उसको, तो आप जो अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे आप उस पे इस तरह की स्क्रीनिंग चेकलिस्ट भी यूज कर सकते हैं, राइट। ये चेकलिस्ट आप रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक के लिए, स्पेशल स्टूडेंट्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए भी आप बना सकते हैं। आई विल शेयर दीज थिंग्स टू यू, ओके। अभी तक कोई डाउट है? So I just wanted to ask you one thing. So when we were discussing learning difficulty and learning disability, so is it like if learning difficulty not treated at the right time leads to permanent disability? Is it something like this, sir? Like if I'm just trying to understand, sir.
एक बार दोबारा पूछो। Sir, learning difficulty, does learning difficulty not treated leads to learning disability, sir? Or लर्निंग नहीं No, sir. लर्निंग डिफिकल्टी क्या है? लर्निंग डिफिकल्टी है कि किसी को किसी चीज को करने में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, लेकिन वो प्रॉब्लम आ रही है, सपोज उसको सीखा ही नहीं कभी किसी ने। सपोज आज मैं बोलूं कि भी जापानीज सीखते हैं, ठीक है, जापानीज लैंग्वेज सीखते हैं, और मैं यहाँ जापानीज लिख दूं, क्या सब लोग पढ़ पाएंगे? No, sir. No, नहीं। sir. Can we say learning difficulties environment based, sorry? हाँ, दैट इज लर्निंग डिफिकल्टी, कि अगर हम मान लो उस लैंग्वेज को नहीं पढ़ पा रहे, दैट इज लर्निंग डिफिकल्टी। क्यों? उसका रीजन क्या रहा? उसका रीजन है लैक ऑफ एक्सपोजर ऑफ जापानीज लैंग्वेज। लेकिन लर्निंग डिसेबिलिटी होगी तो वो डिसेबिलिटी में क्या है कि अगर उसको जापानी आती भी है ना, तो भी उसको पढ़ा नहीं पाएगा। वो उसका जो पैटर्न जो है एक डिफरेंट पैटर्न होता है, वो न्यूरोलॉजिकल है, एक किसी लेटर वर्ड को डिफरेंट वे में पढ़ता है, उसका जो इमेज है अलग तरह का बनता है। क्यों? क्योंकि उसके न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। लर्निंग डिफिकल्टी में ऐसा कुछ नहीं होता। लर्निंग डिफिकल्टी में इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं, उसमें लैक ऑफ एक्सपोजर हो सकता है कि उसको उस तरह का एक्सपोजर ही नहीं मिला हो। अब एक बात बताओ, राजस्थान के किसी एक गांव के अंदर जहाँ हिंदी मीडियम में बहुत मुश्किल से पढ़ा जाता है, अब उसको इंग्लिश थोड़ी ना आएगी, तो उसको डिफिकल्टी इन इंग्लिश लैंग्वेज। बट क्यों है? क्योंकि एक्सपोजर नहीं मिला। हम ये नहीं कहेंगे कि उसको लर्निंग डिसेबिलिटी है, राइट? Disability is by birth. हाँ, ये बाई बर्थ ही होती है। और ऐसे केसेस में है कि भी किसी का एक्सीडेंट हो गया, ब्रेन में कोई डिसफंक्शन हो गया तो अलग बात है, अदरवाइज बाई बर्थ ही होती है। बट उसका आइडेंटिफिकेशन स्क्रीनिंग होती है, थर्ड क्लास के बाद हम उसको डायग्नोज कर सकते हैं। वो ऐसी भी होती है कि आपके सामने अब बच्चा है, जैसे एक स्टूडेंट था, वो इतना फास्ट पढ़ता है, क्या पढ़ रहा है किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन कॉन्फिडेंस ऐसा कि कुछ भी पढ़ देगा, ये लो सर पढ़ दिया, लेकिन उसको नहीं पता उसने क्या पढ़ा है। दैट इज लर्निंग डिसेबिलिटी, क्योंकि वो पैटर्न है उसका। दूसरा एक और बहुत अच्छा सा एक और चीज है, लर्निंग डिफिकल्टी में रिस्पॉन्स डिफरेंट हो सकते हैं हर बार। क्या आप पूछो उससे तो बता दिया क्या पता, मैं पूछूं तो नहीं बताया, अगला कोई और पूछे तो कुछ और बता दिया। लेकिन लर्निंग डिसेबिलिटी में एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है। जैसे मैंने बोला CUBE, क्या बन गया ये? क्यूब। अब जिस लर्निंग डिफिकल्टी जिसको होगी ना, उसको वो कभी पढ़ेगा कूबे, कभी पढ़ देगा क्यूब, कभी पढ़ देगा कब, कुछ भी पढ़ सकता है लर्निंग डिफिकल्टी वाला। लेकिन लर्निंग डिसेबिलिटी वाले का पैटर्न बना हुआ है कि वो CUB कब बोलता है या कब भी बोलता है, कभी। वो हमेशा आप उससे रात को उठा के भी आप पढ़ोगे तो वो क्या बोलेगा? कभी, क्योंकि उसका पैटर्न वो बन गया, इमेज वो बनी है उसकी, वो कभी 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 कभी, बस। वो क्यूब भी नहीं बोलेगा, चेंज नहीं करेगा हर बार, यानी उसका वो पैटर्न बन गया, इमेज सेट होगी उसकी, बन गया इमेज। ठीक है? अब ये कैसे काम करती है? जैसे मैंने बोला मैकडोनल्ड्स, अब आपके अंदर वो M लिखा हुआ आ गया, मैकडोनल्ड वाला, है ना? मैंने बोला लाइफस्टाइल, मैंने बोला एप्पल, तो आपका एप्पल कटा हुआ एप्पल आ गया। ये इमेज से हम सीखते हैं, बट उन बच्चों के अंदर एक डिफरेंट पैटर्न बन जाता है, राइट? वो वर्ड्स क्या है? इमेज है। हम स्पेलिंग कैसे पढ़ पाते हैं? इमेज से, विजुअलाइज करके, ठीक है? जो विजुअलाइज नहीं कर सकते, जैसे ब्लाइंड है, वो ब्रेल से टच करके है, यानी किसी ना किसी सेंस से उनकी एक ब्रेन में इमेज सेट हो जाती है। तो इन बच्चों की, SLT बच्चों की डिफरेंट इमेज बनती है। लेकिन लर्निंग डिफिकल्टी वाला हर वक्त चेंज कर सकता है, चेंज होती रहती है उसकी। समझ में आया? Yes, sir. Thank you so much. Sir, I have a question. ओके। Sir, can I? हाँ जी। Sir, क्या ऐसा कभी कोई केस हुआ है जिसमें लर्निंग डिफिकल्टी इफ नॉट ट्रीटेड एंड डायग्नोस्ड वेल lead to the learning disability later in the life, like बहुत सालों तक लर्निंग डिफिकल्टी को बेसिकली रिजल्ट है। अगर वो बच्चे का रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, एकेडमिकली परफॉर्मेंस आ रही है, स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा, ये कर रहा, वो कर रहा, लेकिन किसी ने आइडेंटिफाई नहीं किया,
लेकिन एक लेटर स्टेज पे जाके 8th क्लास में जाके किसी ने असेस करवाया और डायग्नोज्ड हुआ कि वो लर्निंग डिसेबिलिटी है, इट कैन बी पॉसिबल। ओके ओके ठीक है, और ऐसा ही होता है क्योंकि अवेयरनेस नहीं होती, अवेयरनेस होती है, पेरेंट की एक्सेप्टेंस नहीं होती, एक्सेप्टेंस होती है तो वो असेसमेंट करने नहीं पहुंचते। कई बार असेसमेंट करने ऐसे जगह पहुंच जाते हैं कि वहां अच्छे से असेसमेंट नहीं हो रखी होती, पता ही नहीं चलता। Good evening, sir. जी Sir, I'm working as a counselor in a school. I'm your ex-student. Sir, I just wanted to know that there are many cases. Those who had lack of exposure in their past, they belongs from EWS category coming to the private school. And due to heavy backlog, when they come in elementary classes, when result becomes bit important, that time when they get diagnosed, they actually diagnosed with SLT. So there comes the problem where treatment of such a big lot comes because every class 5 students comes as SLD belonging from EWS apart from other cases those who are already diagnosed. So my concern is that every time we are having such lot and after COVID this problem is a lot because that backlog is there of 2 years or 2.5 years they were not there in the schools. So how to deal with such situation? As I am the one who have diagnosed many students, actually they were diagnosed with on paper with reports properly from different institutions and they are coming up as in SLD category. So how to deal with such a big lot? I have around 45 cases from 6 to 8 in different sections. You are asking intervention. Yes, intervention also, but that precautionary measures which we can take. नहीं, अर्ली आइडेंटिफिकेशन। आप अभी जो है, आप जो अभी बच्चे आपकी बड़ी क्लास में हैं उसका तो एक ग्रुप है, लेकिन जो छोटी क्लास में आपके पास बच्चे आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग जरूरी है। Exactly. और वो स्क्रीनिंग आप अगर करेंगे तो यू कैन फाइंड आउट दैट दिस इज अ डिसेबिलिटी और दिस इज अ डिफिकल्टी एट दैट स्टेज। जैसे आप जो बोल रहे हैं, मोस्टली दिल्ली में बहुत ऐसा हो रहा है, कई ऐसे हॉस्पिटल्स प्रोफेशनल्स हैं कि जिनके पास बच्चा जाता है वो किसी पर्पज के लिए जाए एसएलडी बन के आ जाता है। Very true. हाँ, तो उसमें 2 क्राइटेरिया आपको ऑब्जर्व करने हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया, द चाइल्ड इज हैविंग IQ ऑफ अबव 84 और नॉट, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, they are assessed on Nemans Index battery or not. If the result is coming that they are diagnosed as SLD, it can be possible. It can be possible. But maybe earlier they are facing difficulty, learning difficulty problem, क्योंकि उनका assessment screening हुआ ही नहीं। Yes. ठीक है, तो वो न्यूरोलॉजिकल हो सकता है। बट इसका अच्छा आसान तरीका क्या है, ये एक कमी रहती है कि हो सकता है आपसे पहले स्कूल में कोई हो, उस क्लास में जब वो बच्चा छोटा था किसी ने असेस ही नहीं किया हो, किसी ने देखा ही नहीं हो। क्या पता एक थोड़े से मोटिवेशन से उसको एक स्पेशल अटेंशन या कोई अच्छा ट्यूटर मिल जाता तो वो बच्चा बहुत इंप्रूव कर लेता। Yes, that could be the possibility. हाँ, But अभी at present what environmental we can factor help. is like suppose you will say EWS, Yes. ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं मानता कि EWS बच्चा ही SLD होता है। EWS बच्चे भी डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं। Very But true, sir. कहीं ना Actually, the issue is कि ये segregation कहीं ना कहीं school mindset में अभी भी exist करता है. This is my experience. I worked in 2 and 3 private schools, and this is नहीं, my ये experience. है। That somewhere, yes, it is present over there. एक वो EWS की ये बच्चा बल्कि कौन सी category का है? मैं उस एंगल से एज ए काउंसलर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यू शुड मीट दैट पेरेंट्स। आप वो पेरेंट बहुत मेहनत करते हैं, बल्कि वो EWS पेरेंट्स हैं जो फैमिली है जिनके पास डॉक्टर इंजीनियर के बेटे बच्चे हैं, उनसे ज्यादा मेहनत वो करते हैं। ठीक है, अगर उनको एक राइट पाथ मिल जाता है एट द टाइम ऑफ लाइक ऑन राइट एज, राइट क्लास, अगर एक अच्छा पाथ मिल जाता है, पेरेंट की एक अच्छी काउंसलिंग हो जाती है बढ़िया, तो देखो आप उस बच्चे के अंदर बहुत ड्रास्टिक चेंज मिलेगा। लॉट ऑफ एग्जांपल्स। ठीक है, तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउअडेज यूज परसिस्ट पे स्क्रीनिंग अगर आती है, जस्ट यूज ग्रेड लेवल असेसमेंट डिवाइस। उसका ग्रेड लेवल देखो। सपोज अगर बच्चा 4th क्लास में है, जस्ट सी कि उसका ग्रेड लेवल क्या है। अगर मान लो वो 2nd क्लास आ रहा है, 1st क्लास आ रहा है, तो क्यों आ रहा है? ड्यू टू लर्निंग डिसेबिलिटी और ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपोजर। ठीक है, तब उसको इंटरवेंशन करने की जरूरत है। हमें ऐसे बाहर की रिपोर्ट में आई नो वेरी वेल, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो करते हैं असेसमेंट दिल्ली में, वो उनका आ जाता है असेसमेंट करके, ये लो भी जाओ SLD आ गया।
ठीक है, जब यूडीआईडी कार्ड बनवाने जाते हैं तो उनका बनता नहीं है। पहले तो असेसमेंट कर रखा था लेकिन यूडीआईडी कार्ड के टाइम पे नहीं आया। इट मींस वो वहां जो परफॉर्मेंस वो कर रहे हैं वो उनका आईक्यू अच्छा आता है बच्चों का, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपोजर दे आर फेसिंग लर्निंग डिफिकल्टी रादर देन लर्निंग डिसेबिलिटी, बट दे आर डायग्नोज्ड एज लर्निंग डिसेबिलिटी ड्यू टू गेट बेनिफिट्स फ्रॉम स्कूल साइड और सीबीएसई साइड। तो ये एक थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चलता है, बट इसका इजी तरीका सिंपल है कि अर्ली स्टेज पर, चाइल्डहुड पर और है, ठीक है, और आप नहीं कर रहे, बताओ, यू आर गुड काउंसलर, तो आपको तो ये चीज पहले करनी है। थैंक यू सर। तो अब एक और असेसमेंट टूल है, अभी और कोई बोलना चाह रहा है कुछ? सौम्या, ओके, आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास ऑलमोस्ट हो गया है। डीएवी, एसआरडीएवी, दयानंद विहार। ओके, हाँ, नहीं मुझे पता, मैं और पूछ रहा था सौम्या का। तो आगे बढ़ते हैं हम। एक टेस्ट है डीटीएलडी, डायग्नोस्टिक टूल फॉर लर्निंग डिसेबिलिटी। ये एक टेस्ट है, डायग्नोस्टिक टूल है ये लर्निंग डिसेबिलिटी का। तो बड़ा पॉपुलर टूल है जो लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए। मैंने ये टूल इसलिए रखा है कि आपको पता चले एग्जैक्टली लर्निंग डिसेबिलिटी में किस किस तरह की असेसमेंट, कौन कौन से एरिया की असेसमेंट होती है, ठीक है। तो ये जो टेस्ट जो पर्टिकुलर लर्निंग प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक है, इसमें 10 एरियाज हैं, 10 एरिया है इसमें। विजन इंस्टीट्यूट में टेस्ट अवेलेबल है, जो लोग ये एक्टिविटी करेंगे दे कैन टेक हेल्प फ्रॉम विजन इंस्टीट्यूट। देयर इज मैनुअल अवेलेबल एंड यू कैन टेक दैट वर्कशीट्स आल्सो फ्रॉम देयर। ये 10 एरिया है इसमें जो लर्निंग डिसेबिलिटी की असेसमेंट करते हैं। आई एंड कोऑर्डिनेशन, फिगर ग्राउंड परसेप्शन, फिगर कंसिस्टेंसी, पोजीशन इन स्पेस, स्पाशियल रिलेशन, ऑडिटरी परसेप्शन, मेमोरी, कॉग्निटिव एबिलिटी, रिसेप्टिव लैंग्वेज एंड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। ये पर्टिकुलर एरिया हैं जो इस टेस्ट में असेस होते हैं। सिंपल टेस्ट है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। आई हैंड कोऑर्डिनेशन इज बेसिकली, आप पिक्चर्स देख पा रहे हैं, कोई लेफ्ट हैंडेड होता है, राइट हैंडेड होता है, ठीक है, उसका कोऑर्डिनेशन जो है आप मान लो हमारे आई के साथ किस तरह से होता है। जैसे आप देख रहे हैं पिक्चर में एक आंटी जी बच्चे को बॉल फेंक रही है, तो बॉल को किस तरह से जज करके कैच करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्किल शुड बी अमंग स्टूडेंट्स। तो ये राइटिंग के लिए भी काम आता है, बच्चा लाइन में लिखना, ऊपर नीचे लिखना, ठीक है, पेज के किस साइड में लिखना है, बोर्ड से कॉपी करना है तो किस तरह से करना है, बहुत सारी ऐसी स्किल्स जो है इस एबिलिटी से रिलेटेड है। फिगर ग्राउंड परसेप्शन इज आल्सो रिलेटेड टू दैट कि सेलेक्ट, कंट्रोल एंड डायरेक्शन, डायरेक्ट अटेंशनल प्रोसेस लीडिंग टू क्लियर परसेप्शन। जो परसेप्चुअल जो चीजें हैं वो अच्छे से कर पाए। बहुत सारे लोगों की एबिलिटी बहुत अच्छी होती है, जैसे आपने ये देखा है, ये पिक्चर दिख रही है, इस पिक्चर में टेल मी हाउ मेनी बी आर देयर, कितने बी हैं, क्विकली। चार सर। एसएलडी बच्चों में देखोगे कितने? 5 सर। 5। 5 पक्का? 5 2 3 4 5 6 7 more than 8. 8 और भी है? Yes, sir. एक और लेफ्ट साइड में पी के साथ। Here is a small b on the left side, sir. 9 और In fact, sir, the one which is after that, this can be also a b, sir, but it's tilted, sir. Yes, sir. So this is tilted, but it's a possibility, sir, that I assume that. कर्सर दिख रहा है आपको? Yes, sir. बता देना आपको जहाँ नजर आए। स्टॉप इट। इतना फोकस रहता है, ठीक है। इस पिक्चर में आप देख रहे हो दो पिक्चर है, किस किस के हैं? So a girl and a boy. एसएलडी जो बच्चे हैं उनके अंदर ज्यादा इश्यू रहता है
अब मान लो किसी को रीडिंग करनी, आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir, you are audible. Yes, you are audible, sir. जो बच्चे हैं उनको रीडिंग करनी होती है, ठीक है? तो रीडिंग, अगर किसी को फिगर ग्राउंड परसेप्शन का प्रॉब्लम है तो वो उसको नहीं क्या पता कैपिटल लेटर वाले ज्यादा पढ़ पाए, किसी की बड़ी स्पेलिंग हो, बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ता, छोटी स्पेलिंग है इजीली पढ़ लेता है, तो ये सारा चीजें जो है इससे रिलेटेड है, ठीक है? फिगर कंसिस्टेंसी, कौन सी चीज कहाँ किस चीज पे है, लाइक दिस टेस्ट असेस सब्जेक्ट्स एबिलिटी टू आइडेंटिफाई सिंबल, फिगर, शेप, क्योंकि जो वर्ड्स, लेटर्स हैं, जो सिंबल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर मैथ का प्रॉब्लम उनको बड़ा रहता है, उनको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है उसमें बहुत वो रहता है, कर्सिव राइटिंग, स्मॉल कैपिटल लेटर, इसमें बहुत प्रॉब्लम रहता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो उनको रहती है। पोजीशन इन स्पेस, कौन सी चीज कहाँ है, कैसे है, उस कहीं से पेज को कहीं से शुरू कर देते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे कहाँ लिखना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, लाइन के कितना गैप छोड़ना है, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं इसमें भी प्रॉब्लम रहता है। स्पेशियल रिलेशनशिप है, ये एप्टीट्यूड भी होता है स्पेशियल रिलेशनशिप का। जैसे जो लोग पायलट बनते हैं उनके अंदर ये एबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, असेस करते हैं स्पेशियल एबिलिटी। जो आर्किटेक्चर्स हैं उनके अंदर ये एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। तो लर्निंग डिसेबिलिटी में बेसिकली जो पोजीशन इन स्पेस था उसका एब्स्ट्रैक्ट वे है ये, कि रिलेशनशिप है उस चीज में प्रॉब्लम रहता है उनको। मैचिंग ब्लॉक्स, कॉपिंग पैटर्न, कंप्लीटिंग इनकम्प्लीट पिक्चर, रीडिंग, राइटिंग, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो इस तरह की चीजों में प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। ऑडिटरी परसेप्शन, चीजों को सुन के, ठीक है, जैसे सपोज यू आर रेडी, मैं अभी आपको कुछ करके बताऊंगा, आपको काउंट करके बताना है, ठीक है। मतलब आपके पास कोई साउंड आएगी और उस साउंड को आपको बताना है कि कितनी बार काउंट हुआ। नहीं पता चला, दोबारा पता चला, मतलब कितनी बार पता हुआ। आप ये तो एक सिंपल है, एक बार फिर आवाज करना, एक बार और आवाज करके कि मतलब 3 तरह की साउंड डिफरेंट है। तो ये जो स्पेशल नीड बच्चे हैं उनमें थोड़ा सा दिक्कत रहता है। ज्यादातर जो वर्बल फ्लुएंसी नहीं हो पाती, इतना टीचर की इंस्ट्रक्शन सुनना, किस तरह से क्या बोल रहे हैं टीचर वो समझ में नहीं आना, ये बहुत बड़ा एक इशू रहता है। ज्यादातर उनकी अटेंशन कंसंट्रेशन का इशू भी रहता है, वो ज्यादा ध्यान नहीं देते क्लास में, ठीक है। कॉग्निटिव एबिलिटी इज रिलेटेड टू लाइक मेमोरी, इनकोडिंग, जो प्रोसेसिंग है बेसिकली, चीजों को परसीव करना, उनको एनालाइज करना, सोचना, थिंक करना, ये सब चीजें जो है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आता है। मेमोरी प्रॉब्लम है, याद करना, मेमोरी में भी न्यूमेरिकल है, नॉन मीनिंगफुल है, मीनिंगफुल है, ठीक है, इस तरह की चीजों में भी ज्यादातर प्रॉब्लम आती है। रिसेप्टिव लैंग्वेज मैंने आपको बताया कि चीजों को अंडरस्टैंड करना, कॉम्प्रीहेंड करना, रिसीव करना वो, और एक्सप्रेस करना वो, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन में भी जो प्रॉब्लम आती है कि जैसे कहीं बोलेगा तो उसका बॉडी लैंग्वेज है, उसका ऐसे लगेगा कि बोल कुछ रहा है, बॉडी लैंग्वेज कुछ हो रहा है। एसएलडी बच्चों में ज्यादातर ये प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। तो ये 10 एरियाज हैं जो असेसमेंट होती है। मैं ये वर्कशीट्स दिखा रहा हूँ आपको, ये इस तरह की वर्कशीट्स होती हैं जब हम असेसमेंट करते हैं। तो ये सिंपल वर्कशीट्स हैं कि ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखी है, नीचे उसको इम्प्लीमेंट करना है कि बच्चे को लाइन के बीच में से लिखना है, कितनी बार उसने टच करा, कितनी बार उसने मान लो ट्रेस किया, कॉपी की, रूलर यूज नहीं करना। तो अगर गलती आती है तो उसको हम क्रॉस कर देंगे। छोटी सी गलती भी पूरे क्वेश्चन को क्रॉस करना है, सिंपैथी नहीं होनी चाहिए वहां। ये 1 to 6 पॉइंट है, तो ये 1 से 2 मिलाया, 2 से 3 मिलाया, 3 से 4 मिलाया, 4 से 5 मिलाया, 5 से 6 मिलाया, ये क्या बन गया, स्टार बन गया, ठीक है। तो ये ऐसे अटैच करके बताना है कि भी उसका क्या सीक्वेंस है और किस तरह से है। ये इसमें भी ऐसे इसी तरह से
मान लो हमें लाइन लगानी है कि प्रॉपर एक लाइन टच नहीं होना चाहिए, यानी आई हैंड कोऑर्डिनेशन जो है उसकी एबिलिटी है ये, ठीक है। ये से ड्रॉ करना, ये सब टेस्ट है कि भी पूरा उसको अच्छे से इंस्ट्रक्शन दिए कि टिक करना है कि सर्कल कहाँ है, सर्कल है ये 4 जगह कर दिया, ठीक है। अगर 3 जगह भी कर दिया तो गलत। आपको यहाँ ट्रायंगल पे टिक करना है, अगर ट्रायंगल पे टिक कर दिया सारे ट्रायंगल पे ठीक है, अदरवाइज एक भी छोड़ दिया तो गलत, ठीक है। और इस तरह से ही पॉइंट काउंट करने हैं, हर क्वेश्चन के एक पॉइंट दिए हुए हैं, वो पॉइंट मैं भी आपको बताऊंगा आगे। तो ये वर्कशीट्स टाइप्स ही हैं, सिंपल वर्कशीट्स हैं, ऊपर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्वेश्चंस के बाद में नीचे जो है उसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सिलेक्ट करके और उसको बताना है, ठीक है। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे डिफिकल्टी लेवल बढ़ता रहेगा, और डिफिकल्टी लेवल है ये जैसे रिसेप्टिव लैंग्वेज है कि एक पैराग्राफ पढ़ा अनसीन पैसेज और उसके नीचे आंसर्स दिए हुए हैं, आंसर बताने हैं, क्या रिसीव किया उसने, ये एक्सप्रेसिव है कि उसको एरोप्लेन के बारे में लाइन लिखनी है, ठीक है। फिर एक बाल्टी दी है, ऐसे मतलब उसको अपनी लैंग्वेज में उसको एक्सप्रेस करना है और वो चीजें लिखनी है। प्रोनाउन क्या होते हैं, सेंटेंस है, प्लूरल फॉर्म है, तो पंक्चुएशंस हैं, वो है, पैराग्राफ, इस पिक्चर को देख के पैराग्राफ लिखना है। ये सारे के सारी वर्कशीट्स हैं जो यूज होती हैं पर्टिकुलरली इस टेस्ट में। तो ये 10 टेस्ट है, सब एरिया है, 10 वर्कशीट्स हैं, इन 10 वर्कशीट्स को कंप्लीट करना है, सिंपल इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, उसी को ऐसे ही फॉलो करके करना है। अगर बच्चा एक छोटी सी भी मिस्टेक करता है तो उसको क्रॉस करना है, अदरवाइज उसको पॉइंट देना है। पॉइंट के साथ साथ में अभी कुछ स्कोरिंग प्रोसीजर जो है वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। लर्निंग डिफिकल्टी, रीडिंग प्रॉब्लम, राइटिंग प्रॉब्लम, अर्थमेटिक प्रॉब्लम, इंटेलेक्चुअल बिलो एवरेज हो सकते हैं, स्लो लर्नर जिनको बोलते हैं, IQ 70 से 84, वो लर्निंग डिफिकल्टी में आते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी में IQ 84 या उससे अबव एवरेज इंटेलिजेंस होता है, और डायग्नोस्ड एज डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया की प्रॉब्लम होती है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है। ये अमेंडेंट है, एक रिसेंटली अमेंडेंट है, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट कि जो भी डायग्नोज होता है 40%, मोर देन 40% होता है तो उसको हम बेंच मार्क डिसेबिलिटी बोला जाता है, राइट। इसमें ये भी लिखा है कि ये टेस्ट यूज करना है, इस टेस्ट के यूज करने के बाद ही हम डायग्नोसिस करते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गैजेट है। मिसिक टेस्ट, निमांस, अबव IQ, डेफिसिट इन अर्थमेटिक रीडिंग एरिया, जो भी है उसकी तरह से। इसके अलावा बहुत सारे और भी टेस्ट हैं जो यूज होते हैं, इंडिया में भी काफी बाहर के टेस्ट हैं, ये ज्यादा मतलब कल्चर बायस्ड जो है हो सकता है, हम ज्यादातर इंडियन टूल जो है वो यूज करते हैं। ICD-10 में क्राइटेरिया अलग से दिया हुआ है, डेवलपमेंटल लर्निंग डिसऑर्डर में क्राइटेरिया आ गया ICD-11 में। ICD-10 में इसको स्पेसिफिकली डिसऑर्डर किया था, रीडिंग डिसऑर्डर, स्पेलिंग डिसऑर्डर, ये वो अब चेंज कर दिया ICD-10 में। DSM-5 में इसको एक सिंगल डायग्नोसिस में डाल दिया और स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर वर्ड दे दिया DSM-5 में, ठीक है, जिसमें रीडिंग, राइटिंग, एक्सप्रेस, इसी को फॉलो करते हुए RPWD एक्ट ने अपने नॉर्म सिस्टम बनाए। ये क्राइटेरिया है लर्निंग डिसऑर्डर्स का एज पर DSM-5, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये डायग्नोसिस कहाँ से और क्या क्लासिफिकेशन, किस किस तरह से चीजें आती हैं। और ICD-10 और DSM-5 में डिफरेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो दी हैं उन्होंने, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स एक स्लाइड में भी हैं, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। तो ये डिफरेंस आपको पता चल जाएगा कि DSM-5 में क्या, आपको पता होना चाहिए ये चीजें एज ए काउंट। एक दो पेज की वर्कशीट्स हैं, वो हमें देनी होती हैं बच्चे को, और बच्चा उसको देख के क्वेश्चंस अगर नहीं समझ में आता, आपको समझाना है क्वेश्चन बच्चे को, और वो बच्चा उस पे आंसर करेगा। अगर आंसर गलत आता है, देखा ना, एक डाउटफुल भी है, कहीं पर आपको लगता है कि डाउट है, तो भी आपको क्या करना है, क्लोज कर देना, ठीक है।
तो इस चीज का ध्यान रखना आपको। दूसरा जो ये लिखा है ना, अगर कोई डाउटफुल भी है रिस्पॉन्स तो आपको 0 पॉइंट देना है। अगर वो ठीक करता है तो उसको पॉइंट देना है। कितना पॉइंट देना है वो ऊपर लिखा हुआ है वैसे उसमें वर्कशीट पे, फिर भी मैं आपको बता देता हूं अभी। तब हम उसको इंडिकेट करेंगे प्रॉब्लम है कि नहीं है। ठीक है, आपने 10 शीट्स देख ली ना वो? हाँ, सिंपल है। 10 शीट्स है, बच्चे को देनी है 1-1 करके। वो एक ही बंच बना के दे दो, चाहे वो एक एक करता रहेगा। जैसे ही बच्चा कंप्लीट कर लेता है, बच्चे को बाय बोलो, उसका डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन और ऑब्जर्वेशन लेके, और साथ में फिर उसकी स्कोरिंग करो। अगर एक स्कोर 3 से या 3 से कम आता है किसी भी एरिया में, सिंगल एरिया में बात कर रहा हूँ, तो अगर सिंगल एरिया में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको सीवियर प्रॉब्लम है उस एरिया में, पहली चीज। दूसरा, अगर स्कोर 4 आता है इंडिकेट मॉडरेट प्रॉब्लम, स्कोर 5 आता है माइल्ड प्रॉब्लम, अगर 6 to 7 आता है तो बेसिकली as we checked in relation to the subject score in the other subjects, subtest and diagnostic purpose, मतलब हम उसकी एक तरह से इंडिकेशन कर सकते हैं कि भी हाँ उसको कोई दिक्कत है, और हम उन एरिया को देखेंगे जिसमें कम स्कोर आता है। 8 to 10 है कि वो अच्छा है उस एरिया में, बढ़िया है, सिंपल। ठीक है, 3 या 3 से कम का मतलब उसको प्रॉब्लम, 4 का मतलब मॉडरेट प्रॉब्लम है, 5 का मतलब माइल्ड प्रॉब्लम है, 6-7 का मतलब उसको इंडिकेट है, मान लो एक सस्पेक्टेड है, उसको हमें ध्यान देने की जरूरत है। 8 to 10 में वो अच्छा है उस एरिया में। ठीक है, ये उसकी स्कोरिंग है। अब स्कोरिंग करेंगे कैसे? जैसे एक बच्चा है, आई एंड कोऑर्डिनेशन है, उस आई एंड कोऑर्डिनेशन में आइटम नंबर 1 है। ठीक है, अगर आइटम नंबर 1 में 2 स्कोर है, 2 नंबर देने उसको हमें। 2 नंबर कब देंगे? पूरा कंप्लीट कर देता है। वो लाइन जो था ना, वो देखा होगा आपने, एक वो स्क्वायर बना हुआ था, उसके ऊपर एक स्क्वायर बना हुआ था, दोनों लाइनों के बीच में से लाइन लगानी है। अगर विदाउट टचिंग वो लगा देता है परफेक्टली तो उसको हम 2 मार्क्स देंगे। अगर वो एक मिस्टेक करता है, मान लो 4 एरर, मैक्सिमम 4 एरर, आइदर रिट्रेसिंग और टचिंग लाइन द लाइन, तो उसको 1 मार्क देंगे। ठीक है, अगर 4 से ज्यादा एरर है तो हम उसको 0 मार्क देंगे। ये एक स्कोरिंग जो है इसमें लिखी हुई है मैनुअल में। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 मार्क्स का, ये भी, इसमें भी 2 पॉइंट ज्वाइनिंग ऑल द नंबर्स 1 to 6 जो थे, 1 फॉर ज्वाइनिंग अप टू 4 नंबर करेक्टली, 0 फॉर ज्वाइनिंग लेस देन 4 नंबर। तो ये सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये 3 मार्क्स का है। अगर ड्राइंग करता है विदाउट ट्रेसिंग टचिंग है, 3 मार्क्स देंगे। 2 फॉर 2 एरर लिखा है, 1 फॉर जब वो 4 एरर कर देता है। अगर 4 से ज्यादा एरर करता है तो हम 0 नंबर देंगे। यानी कि हर आइटम का स्कोरिंग प्रोसीजर क्लियरली लिखा हुआ है, बड़े सिंपल लैंग्वेज में, राइट। तो अब टोटल स्कोर है, अगर हम बोले एसएलडी डायग्नोज करना है तो टोटल स्कोर क्या होगा? अगर किसी का स्कोर 30 या उससे कम आता है तो हम उसको एसएलडी बोलते हैं इस टेस्ट पे। भाई एरिया वाइज तो हमने देख लिया, अलग अलग स्कोर था। किसी का 3 आता है तो सीवियर प्रॉब्लम, 4 आता है तो मॉडरेट, 5 आता है तो मॉडरेट, 6 और 7 आता है तो जस्ट इंडिकेटर है, और 8 to 10 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर टोटल स्कोर देखेंगे तो 30 अगर किसी का आता है, 30 या 30 से कम, तो उसको सीवियर प्रॉब्लम है। ठीक है, उसको मान लो लर्निंग डिसेबिलिटी हम डायग्नोज करते हैं इस टेस्ट के बेसिस पे, राइट। एज ग्रुप अभी आपको मेरी स्क्रीन पर क्या दिखाई दे रहा है? Is this age specific, sir, or it's like for everyone? Like, is it age specific, sir? नॉर्मली जो है स्कूल गोइंग चिल्ड्रन पे करते हैं, बट ये जो छोटे जो बच्चे होते हैं उन पे ज्यादा यूज होता है, बट 6-7 क्लास तक भी बच्चे आप कर सकते हैं इस पे। इनिशियली जो डायग्नोसिस होता है अर्ली एज में, उसके लिए बहुत यूजफुल टेस्ट है। ठीक है, निमांस इंडेक्स बैटरी के से भी यूजफुल टेस्ट है अर्ली एज में, मतलब प्राइमरी लेवल तक। अभी आपको मेरी स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है? रिपोर्ट। ये एक रिपोर्ट होती है, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट हम बनाते हैं
ठीक है, जो आपको भी अपने उसमें क्या नाम है प्रोजेक्ट तरह से आप पहले लिखो इंट्रोडक्शन ऑफ एसएलडी, ठीक है, और इंट्रोडक्शन ऑफ एसएलडी के बाद में आप लिखो कि टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, कॉजेज या जो भी है, थोड़ा सा मटेरियल आप 4-5 पेज का लिखो, उसके बाद में आप ये रिपोर्ट लिखो, ठीक है, उसका असेसमेंट का आप फॉर्मेट लगाओ उसके साथ में ही स्कैन करके, तो ये प्रॉपर एक असेसमेंट आपका एक पूरा एक्टिविटी बन जाएगा। ये जैसे ये अब ये एक केस है 11 ईयर 6 मंथ, ठीक है, तो इस पे पीकेटी और डायग्नोस्टिक टेस्ट है, एक आईक्यू टेस्ट हो रखा है और एक डायग्नोस्टिक टेस्ट डीटीएलडी हो रखा है। ये बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन ली, ये बीकेटी टेस्ट जो आईक्यू है, जैसे उसका 85 आया हुआ है आईक्यू, तो वो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में आता है कि एसएलडी हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। ये आईक्यू के बेसिस पे उसका डिफरेंट एबिलिटी में मेंटल एज है, ठीक है, जिससे पता चलता है किसके एरिया में कम है, किसके एरिया में ज्यादा। जैसे वर्बल रीजनिंग उसकी अभी डेवलप नहीं हुई है, स्टार्ट नहीं हुई है उसकी। फिर आता है ये डीटीएलडी के बेसिस पे रिपोर्ट बनाई है हमने, डीटीएलडी के बेसिस पे। तो डीटीएलडी बेसिस पे रिपोर्ट है कि पहले एरिया है आई हैंड कोऑर्डिनेशन। इस सब टेस्ट में क्वालिटी एंड मूवमेंट है, तो वो जो स्कोर करा बच्चे ने बिलो एवरेज किया। बिलो एवरेज का मतलब पर्टिकुलरली क्राइटेरिया में आ रहा है, ठीक है, जो 6 to 7 स्कोर है उससे नीचे वाले स्कोर में आ रहा है, तो हमने उसको बिलो एवरेज कैटेगरी दी, क्योंकि ये डायग्नोसिस हमें टोटल नंबर पे देना है, तो हमने यहाँ डायग्नोसिस नहीं लिख रखा। फिर फिगर ग्राउंड परसेप्शन है, उसमें अबव एवरेज है, यानी इस एरिया में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर फिगर कंसिस्टेंसी में क्या है कि उसका एवरेज अबव एवरेज है। फिर इसमें प्रॉब्लम शो कर रहा है पोजीशन इन स्पेस में, इसमें कोई डिफिकल्टी फेस नहीं कर रहा है, ठीक है। जो ये रिपोर्ट बनाने का तरीका होता है, हम पूरा प्रॉपर डायग्नोस्टिक टर्म नहीं लिखते इसे, वो लास्ट में लिखते। तो हर एरिया जो है वो लिखा, उसके बाद में एक इसका हमने ग्राफ बना दिया। अब इस ग्राफ से हमें पता चल गया कि कौन से एरिया में कम है, कौन से एरिया में ज्यादा है, राइट। और उसी के बेसिस पे एक इंप्रेशन जो है वो क्या बना, आईक्यू तो 85 है, डीटीएलडी के बेसिस पे उसको माइल्ड लेवल ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी जो है डायग्नोस्ड हुई है, जो उसका टोटल स्कोर के बेसिस पे, ठीक है, वो हमने यहाँ लिखी विद एवरेज लेवल ऑफ आईक्यू ऑफ 85। तो ये लर्निंग डिसेबिलिटी जो है वो डायग्नोस्ड हुई उसकी इस रिपोर्ट के बेसिस पे। फिर क्या है, ये हमने क्योंकि कोट कर दिया, कोई मान लो हमारी रिपोर्ट को बोल दे कि आपने क्यों किया, कैसे किया, तो जो अमेंडमेंट्स दिए हुए हैं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में जिस डेट के, उस डेट के बेसिस पे हमने ये कोट कर दिया, ताकि लीगल पर्पज से हम जो असेसमेंट रिपोर्ट लिख रहे हैं वो ऑथेंटिकेटेड हो कि ये हमारा नहीं है क्राइटेरिया, ये गवर्नमेंट का क्राइटेरिया। फिर इसके बाद में ये सारी जो असेसमेंट्स हैं, ये रिकमेंडेशन जो है हमने वो रिकमेंडेशन जो है वो सब लिख दी कि क्या 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 प्रॉब्लम उसकी आ रही थी उस असेसमेंट में, उसके बेसिस पे रिकमेंडेशंस दी, ठीक है। तो एक तो ये है अब क्योंकि एज का था तो उसके बेसिस पे, अब इसमें क्या कर दिया, इसमें किया कि बड़ा बच्चा है उसको सीबीएसई के लिए रिपोर्ट में चाहिए, तो मेलिन इंटेलिजेंस स्केल किया, निमांस इंडेक्स बैटरी किया, और ये देखने के लिए कि किस एरिया में प्रॉब्लम कहाँ है जिसकी वजह से हम उसको कोई स्पेशल एजुकेशन, ऑक्यूपेशनल थेरेपी या कोई और दूसरी तरह की इंटरवेंशन हम दे पाए, कॉग्निटिव इंटरवेंशन है, ब्रेन जिम है, वो दे पाए। तो इसलिए ये असेसमेंट हमने किया साथ में। तो ये जैसे उसका मिसिक के बेसिस पे आईक्यू आया, मान लो वर्बल में 100 है और 103 है, टोटल आईक्यू 102 है बेस्ड ऑन मिसिक, ठीक है। ये अलग अलग एरिया है मिसिक के, ये रिपोर्ट्स में हम लिखते हैं, होपफुली आपको दिख रहे होंगे। यस सर। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बना के देते हैं पूरा का पूरा एज ए साइको, आप भी अपनी लाइफ में बनाओगे आगे, तो बी रेडी फॉर दैट। तो ये अलग अलग एरिया है इसमें, जैसे आई हैंड कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था, फिगर ग्राउंड परसेप्शन बहुत अच्छी है, कॉग्निटिव एबिलिटी बहुत अच्छी है, पोजीशनिंग बहुत अच्छी है,
सर हमें भी ऐसा बार ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा? हाँ, ये तो 1 सेकंड का काम होता है एक्सेल में। हाँ सर बनाना पड़ेगा, मैं पूछ रही हूँ। हाँ बनाना है। हाँ वही पूछ रही हूँ, ऐसा बनाना पड़ेगा। ठीक है सर। तो ये सारे एरियाज जो हैं वो हम देते हैं उसमें बना के, और लास्ट में हम उसका डायग्नोसिस जो है वो मेंशन करते हैं। So please share all this, sir, so that it's like for reference. सर हमें वो असेसमेंट प्लीज शेयर कर दीजिएगा जो 15 पेजेस का है, वो स्कोरिंग वाला सारा हमें तो ठीक है। ये जो है ये असेसमेंट रिपोर्ट्स जो है ये पर्टिकुलरली रिपोर्ट मत दीजिए, वो असेसमेंट दे दीजिए। रिपोर्ट तो सर आपके कहने पे थोड़ी ना दूंगा मैं, वो मेरी मर्जी से दूंगा, मुझे क्या देना है क्या नहीं देना है भी संगीता जी। सर हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मैंने मांगा है सर, रिक्वेस्ट प्लीज, ऑर्डर होना क्या है। ये जो टेस्ट है, कोई नहीं मैं मजाक कर रहा था, तो ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट जो है इस तरह से आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। क्विकली आपको थोड़ा सा ताकि आपका स्ट्रेस थोड़ा कम हो कि रिपोर्ट कैसे बनानी है। अमित सर ने अभी मैसेज किया है कि थोड़ा वो भी बता दो, तो मैं आपको ये एक आउटलाइन दे रहा हूँ, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। मैं उसको और छोटा कर देता हूँ, ठीक है। मैं जो एक्टिविटी है, ज्यादा छोटा हो गया क्या? हाँ सर कुछ ज्यादा ही छोटा, बहुत ही छोटा हो गया। बिल्कुल सर एक शीट पे दीजिए ना तो स्क्रीनशॉट अच्छी आएगी। चलो ये मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ पक्का। श्योर। तो ये आप अभी जो टेस्ट है एसएलडी टेस्ट है, जिसने पहली बार देखा होगा उसको ज्यादा मालूम नहीं है, उसको आपको पढ़ने की जरूरत है उस टेस्ट को। विजन इंस्टीट्यूट में इसका मैनुअल और इसका टेस्ट अवेलेबल है, ठीक है। आप लोग जो इस एक्टिविटी को लिखेंगे लर्निंग डिसेबिलिटी को, आप वहां से एक शीट्स मिलेगी आपको, मान लो जो रिस्पॉन्स शीट होती है, मैनुअल नहीं मिलेगा, रिस्पॉन्स शीट वो लेके जाना फोटोकॉपी करवा के या जैसे भी आपको मिले वहां से लेके जाना, और लेके आपको उस बच्चे से असेसमेंट करके दोबारा फिर ग्रुप में अमित सर बताएंगे वो विजन इंस्टीट्यूट में आके उस मैनुअल से स्कोरिंग कर लेना, वहाँ सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है, और फिर उसके बेसिस पे आप असेसमेंट बना लेना। वैसे आपको इंटरनेट पे गूगल पे भी मिल जाएगा, DTLD टेस्ट आप सर्च करोगे तो। और अभी जो लीगली जो है, क्योंकि एक दो कंपनी बना रही है तो कॉपीराइट की वजह से वी आर नॉट शेयरिंग इन सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। बट आपको अगर मिलता है कहीं तो आप शेयर कर लेना उसको। अदरवाइज आप सिंपल जब भी एक बार विजन इंस्टीट्यूट में आएंगे तो जो भी एक्टिविटी के फॉर्मेट्स आपको लेने हैं वो आप अमित सर से कलेक्ट कर लें। कलेक्ट करके आप अपने जहां पर भी एक्टिविटी इंप्लीमेंट करेंगे वहीं पर वो कंडक्ट करके एक्टिविटी दोबारा उसकी स्कोरिंग के लिए आप वहां आ सकते हैं इंस्टीट्यूट में। ये प्लानिंग एंड प्रिपेयरिंग गाइडेंस प्रोग्राम है जो फर्स्ट आपकी एक्टिविटी है। आप इस तरह से गाइडेंस का इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ गाइडेंस, टाइप ऑफ गाइडेंस, गाइडेंस काउंसलिंग में डिफरेंस और स्कूल गाइडेंस प्रोग्राम क्या होता है लिखो। रोल ऑफ काउंसलर लिखो कि क्या रोल ऑफ काउंसलर होता है। फिर प्लानिंग करनी है आपको कि किस किस तरह से आपको प्लानिंग करनी है गाइडेंस प्रोग्राम, जिसमें नर्सरी टू अर्ली चाइल्डहुड स्टूडेंट्स, अभी जैसे आप देख रहे हो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पे अलग से सिस्टम बना है, तो उसको इंक्लूड करना है साथ, ठीक है। जैसे आपने लिया नर्सरी का, आपने प्लानिंग गाइडेंस किया कि ऊपर तो लिख दिया कहाँ कहाँ होती है, नर्सरी में, सेकेंडरी में, एलिमेंट्री में, बट यहाँ आपने सपोज लिया नर्सरी और अर्ली चाइल्डहुड ट्रेनिंग, अर्ली चाइल्डहुड स्टूडेंट पे आपका जो टॉपिक है वो है टॉयलेट ट्रेनिंग, कि काउंसलर विल गिव सैनिटेशन एंड अवेयरनेस टू, सेंसिटाइजेशन आएगा यहाँ, सॉरी, अवेयरनेस टू स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर गाइडेंस फॉर प्राइमरी, ये एक्टिविटी एग्जांपल दिया है मैंने आपको, जरूरी नहीं यही करना है। फिर गाइडेंस ऑफ प्राइमरी स्कूल, गाइडेंस ऑफ एलिमेंट्री स्कूल, गाइडेंस प्रोग्राम फॉर सेकेंडरी स्टूडेंट्स, ये आपको लिखना है क्या क्या प्रोग्राम आप कर सकते हैं। फिर जो आप लिखेंगे नॉन टीचिंग और टीचर स्टाफ के लिए आप क्या करेंगे, क्या क्या गाइडेंस प्रोग्राम की नीड रहती है। उसके बाद आपकी एक्टिविटी स्टार्ट होगी। इनमें से कोई भी एक एक्टिविटी किसी ग्रुप के लिए आप नीचे लिखोगे 2-3 पेज में, तो आपकी एक्टिविटी 1 जो है वो कंप्लीट होगी। दूसरी एक्टिविटी जैसे आपने लिखा असेसमेंट ऑफ इंटरेस्ट, तो वो है, बट अभी तो आज तो आपका प्लानिंग एंड गाइडेंस ही है, और सारी एक्टिविटी होंगी देन वी विल डिसाइड कि आपको फिर ये सब कुछ शेयर कर देंगे जो भी होगा, ठीक है।
तो ये आपको गाइडेंस एंड प्लानिंग के लिए आप इस तरह का फॉर्मेट आप ले सकते हैं। जस्ट एक गाइडेंस के लिए मैंने आपको ये दिखाया है, ठीक है। तो जो टेस्ट है, DTLT टेस्ट है, वो आपको कंडक्ट करना है। कोशिश करो 5th 6th क्लास तक का बच्चा हो और उस पर इम्प्लीमेंट करके और एडमिनिस्ट्रेट करके टेस्ट, और फिर स्कोरिंग प्रोसीजर जो है वो आपको वाइंड अप प्लीज। रिपोर्ट है, मैं आपको शेयर कर दूंगा, थोड़ा उसमें नाम है तो हटाना पड़ेगा। आई विल शेयर दैट, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो होपफुली कुछ समझ में आया होगा, थोड़ा सा समझे होगे कि गाइडेंस काउंसलिंग क्या करना है क्या नहीं, और थोड़ा मोटिवेशन रहा होगा। जिन लोगों को समझ में नहीं आया तो उनको ज्यादा मेहनत की जरूरत है काउंसलर बनने के लिए, तो उनको थोड़ा और मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। तो वो मेहनत करवा लेंगे हम, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल सर।